बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स। सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन के आज के लेक्चर में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज का लेक्चर के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें हम पढ़ेंगे कि वर्क स्टेशन क्या होता है, सर्वर क्या होता है और सर्वर के बारे में कुछ बेसिक्स देखने हैं। हार्डवेयर जब हम परचेज़ करते हैं सर्वर के लिए तो उनमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, फीचर्स क्या हैं सर्वर कंप्यूटर्स के, उस हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे इसको हम। चूज़ वेंडर्स नॉन फॉर रिलायबल प्रोडक्ट्स, अंडरस्टैंड द कॉस्ट ऑफ सर्वर हार्डवेयर, कंसीडर मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्पेयर पार्ट्स, मेंटेनिंग डाटा इंटेग्रिटी, क्लाइंट सर्वर ओएस कॉन्फ़िगरेशन, प्रोवाइड रिमोट एक्सेस, कंसोल एक्सेस। तो ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन से इस वक्त तो ये जो कंटेंट्स हैं ये हमारे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हैं, क्योंकि जब भी आपने सिस्टम के बारे में कुछ भी आपने उसकी एडमिनिस्ट्रेशन करनी होती है तो काफ़ी सारी चीज़ों को देखना होता है। सबसे पहले देखते हैं कि जी वर्क स्टेशन क्या होता है। वर्क स्टेशन एक स्पेशल टाइप का कंप्यूटर है जो कि डिज़ाइन किया जाता है टेक्निकल या साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए। ये प्राइमरीली अगर देखा जाए तो एक सिंगल पर्सन एक टाइम में इसको यूज़ कर सकता है वर्क स्टेशन को प्राइमरीली। तो प्राइमरीली अगर एग्ज़ाम्पल दूं आपको तो सिंपल एक पीसी कह लें, पर्सनल कंप्यूटर, या लैपटॉप कह लें, जो कि सिंपल आप लोग घर में बैठ कर यूज़ कर रहे होते हैं। दे आर कॉमनली कनेक्टेड टू अ लोकल एरिया नेटवर्क, और ये आमतौर पर जो वर्क स्टेशन होते हैं ये लैन में लोकल एरिया नेटवर्क में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम रन करते हैं। अब हम देखते हैं सर्वर। सर्वर दो चीज़ें हैं, सर्वर एंड सर्विसेज। बेटा सर्वर कंप्यूटर या सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो कि बाकी तमाम कंप्यूटर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। वो सर्विसेज डिफरेंट काइंड्स की हो सकती हैं, वो हार्डवेयर से रिलेटेड भी हो सकती हैं, वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी हो सकती हैं। जो कंप्यूटर्स सर्वर से कनेक्टेड होते हैं वो कंप्यूटर्स या वो डिवाइसेस क्लाइंट्स कहलाते हैं। नेटवर्क मॉडल्स आपने पढ़े होंगे, दो टाइप के होते हैं, पेयर टू पेयर एंड क्लाइंट सर्वर। तो इस सर्वर का जो काम होता है वो क्लाइंट सर्वर मॉडल के अंदर इस्तेमाल करते हैं, हम इसे पेयर टू पेयर के अंदर नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल इस वक्त आपके सामने एक डायग्राम मौजूद है। इस डायग्राम के मुताबिक तमाम तर कंप्यूटर्स जो हैं, अदर कंप्यूटर्स, वो एक सेंट्रल कंप्यूटर के साथ जुड़े हुए हैं। ये जो सेंट्रल कंप्यूटर है ये क्या है, सर्वर है, और बाकी तमाम कंप्यूटर्स इससे सर्विसेज गेट कर रहे होते हैं, इसलिए इसको सर्वर कहा जाता है और ये सर्विसेज उन्हें प्रोवाइड कर रहा होता है। और बाकी सारे क्या हैं, क्लाइंट्स हैं। लेकिन जो पेयर टू पेयर मॉडल होता है उसके अंदर ये सर्वर यहाँ नहीं होता, बाकी तमाम कंप्यूटर्स हर एक दूसरे से क्या होते हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं थ्रू फिजिकल लिंक। दे कैन बी कनेक्टेड थ्रू वायरलेस लिंक। अच्छा जी, अब देखना ये है कि ये जो सर्वर है, इस सर्वर की एक इम्पॉर्टेंस है बाकी तमाम के लिए, लेकिन पेयर टू पेयर मॉडल के अंदर हर एक कंप्यूटर की इक्वल प्रायोरिटी, इक्वल इम्पॉर्टेंस होती है। तो वो जो नेटवर्क आर्किटेक्चर होता है वो दो तरह का होता है, पेयर टू पेयर एंड क्लाइंट सर्वर। पेयर टू पेयर में कोई भी कंप्यूटर सर्वर कंप्यूटर नहीं होता, और क्लाइंट सर्वर में क्या होता है, एक सर्वर कंप्यूटर होता है और बाकी तमाम सिर्फ उसी के साथ जुड़े हुए होते हैं, आपस में जुड़े हुए
नहीं होते, लेकिन पेयर टू पेयर में आपस में जुड़े हुए होते हैं, किसी एक सेंट्रल कंप्यूटर से जुड़े हुए नहीं होते। तो ये जो सर्वर्स होते हैं इनका रोल जो है वो क्लाइंट सर्वर मॉडल में होता है। अ सर्वर में हैव hundreds, thousands और millions ऑफ clients relying on it। और एक सर्वर के ऊपर बहुत सारे क्लाइंट्स, हज़ारों लाखों क्लाइंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, वो उससे फ़ायदा हासिल कर रहे होते हैं। जिस तरह आप अपने मोबाइल से गूगल ओपन करते हैं तो आप गूगल सर्वर से सर्विसेज ले रहे हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ डिफरेंट टास्क। नाउ अब हम बेसिक्स पढ़ेंगे सर्वर से रिलेटेड के कंप्यूटर सर्वर जो है उसमें क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं और हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है बीइंग अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। सिंपल एक मेजर डिफरेंस हम देखें वर्क स्टेशन और सर्वर के दरमियान, तो जो हार्डवेयर होता है सर्वर का वो ज़्यादा बेहतर क्वालिटी का होता है बनिस्बत एक सिंपल वर्क स्टेशन के, क्योंकि सर्वर ने सर्विसेज देनी होती हैं बहुत सारे वर्क स्टेशंस को, बहुत सारे क्लाइंट्स को, इसलिए उसका सर्वर जो हो, उसका जो हार्डवेयर होगा वो हार्डवेयर क्वालिटी वाइज क्या होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए। उस सर्वर हार्डवेयर के डिफरेंट फीचर्स होते हैं, उन फीचर्स में हार्डवेयर सोल्ड फॉर यूज एज अ सर्वर is qualitatively different from hardware sold for use as an individual workstation। Different means मुख्तलिफ तो वो होगा, लेकिन क्वालिटी वाइज जो सर्वर का हार्डवेयर होगा वो ज़्यादा अच्छा होगा बनिस्बत वर्कस्टेशन के। सर्वर हार्डवेयर हैज़ डिफरेंट फीचर्स एंड इज़ इंजीनियर टू अ डिफरेंट इकोनॉमिक मॉडल। और जो सर्वर हार्डवेयर है होगा जो कि ज़्यादा बेस्ट होगा उसके डिफरेंट फीचर्स होंगे और उसे डिफरेंट इकोनॉमिक मॉडल के तौर पर इंजीनियर्ड यानी कि बनाया जाएगा। स्पेशल प्रोसीजर्स आर यूज्ड टू इंस्टॉल एंड सपोर्ट सर्वर्स। सर्वर्स इंस्टॉल करने के लिए एक ख़ास प्रोसेस होता है जिसे हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। उनमें डिफरेंट चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें शामिल होती हैं, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, सपोर्ट सर्वर्स, इंस्टॉल एंड सपोर्ट सर्वर्स। इंस्टॉलेशन के बाद फर्दर जो भी सपोर्ट्स चाहिए होती हैं उसके मेंटेनेंस के हवाले से या उसकी मैनेजमेंट के हवाले से, तो उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, जो हार्डवेयर वेंडर्स होते हैं वो जब भी सर्वर का हार्डवेयर सेल आउट करते हैं किसी भी कस्टमर को, तो वो साथ ही उनका एक एग्रीमेंट भी होता है कि उसकी जो मेंटेनेंस है वो भी उसके साथ शामिल होगी। उनके कॉन्ट्रैक्ट में होगा कि जो उस हार्डवेयर की मेंटेनेंस होगी या उसकी जो रिप्लेसमेंट होगी बाद में, वो भी साथ वही वेंडर आपको करके देंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट भी आपने उनके साथ करना होता है जब भी आप हार्डवेयर परचेज करेंगे सर्वर का। डिस्क बैकअप सिस्टम्स, आप जब सर्वर पे डाटा स्टोर करते हैं तो उसकी एक या एक से ज़्यादा कॉपीज़ भी बना के रखनी है, क्योंकि अगर डाटा आपका सर्वर पे किसी भी वजह से लॉस्ट हो जाता है तो आपके पास उसका बैकअप मौजूद होगा। आप फिर उससे क्या कर सकते हैं,
रिकवर कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, जब भी आप कोई सर्वर इंस्टॉल करेंगे, हार्डवेयर तो आपके पास होगा, बट उसके ऊपर आपने सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या करना होगा, इंस्टॉल करना होगा उस सर्वर को कंट्रोल करने के लिए। इस लेक्चर में हम सर्वर के बारे में पढ़ रहे हैं, मींस कि हम हार्डवेयर को ज़्यादातर देखेंगे। उसके बाद हमने इस सर्वर को कंट्रोल करने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होगा, वो विंडोज़ ने अपने सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम दिए हुए हैं, लिनक्स ने अपने सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम दिए हुए हैं, तो हम उनको यूज़ करेंगे। लिनक्स और विंडोज़ सर्वर 2012 हम पढ़ेंगे। बेटर रिमोट एक्सेस, ये भी एक सर्वर का पार्ट होगा कि सर्वर पे बैठ के जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो नेटवर्क में मौजूद डिफरेंट क्लाइंट्स के सिस्टम्स को एक्सेस कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक लोकल एरिया नेटवर्क बनाया हुआ है और मेरे लोकल एरिया नेटवर्क में एक कंप्यूटर सर्वर है जिसको मैं ख़ुद कंट्रोल कर रहा हूँ, जो मेरे पास होता है, और बाकी सारे क्लाइंट्स हैं जो कि मौजूद होते हैं पूरे ऑफिस के अंदर, पूरी बिल्डिंग के अंदर मौजूद हैं। तो अब उन तमाम की जो एक्सेस होगी वो वहीं बैठ के ही मैं उनको एक्सेस कर सकता हूँ। रिमोट एक्सेस इसलिए कह रहे हैं, जिस तरह आप रिमोट लेके जहाँ मर्ज़ी बैठें और आप चैनल चेंज कर लेते हैं, आपको एक्सेस होती है रिमोटली, आपको जाके ज़रूरत नहीं पड़ती कि उस एलसीडी पे बटन के थ्रू आप करें, क्योंकि आपके पास रिमोट होता है, आप उसे रिमोटली कंट्रोल कर रहे होते हैं जहाँ बैठ के, लेकिन विद इन द रेंज। तो बेटर रिमोट एक्सेस का मतलब ये हुआ कि फिर ये सर्वर जो है ये आपको फैसिलिटी देगा कि आप रिमोटली तमाम कंप्यूटर्स को, तमाम वर्क स्टेशंस को या क्लाइंट्स को वहीं बैठ के क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। एक एग्ज़ाम्पल तो ये होगी। दूसरी एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें इन द फॉर्म ऑफ क्लाइंट, आप जब इंटरनेट यूज़ करते हैं तो आप जहाँ मर्ज़ी बैठे होते हैं, आप उस सर्वर को एक्सेस कर रहे होते हैं, उस सर्वर से सर्विसेज ले रहे होते हैं, रिमोटली ले रहे होते हैं, आपको वहाँ पर जाना नहीं पड़ता। तो ये दोनों पर्सपेक्टिव के लिहाज से देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग दीज डिफरेंसेस विल हेल्प यू मेक बेटर परचेजिंग डिसीजंस। अब ये सारी चीज़ें समझकर ही आपको क्या करना है, एक परचेजिंग डिसीजन लेना है। क्योंकि जब अगर हम बात करते हैं ना ऑपरेटिंग सिस्टम की, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम आपने इंस्टॉल करना है तो आपको कीप इन माइंड रखना होगा कि आपने हार्डवेयर, क्योंकि हर ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है कि अगर आपने कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है तो आपके पास हार्डवेयर स्पेसिफिक होता है कि इतने जो है ना उसको रैम चाहिए और इतना उसका सीपीयू होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो ये आपको पता होगा तो ही आप हार्डवेयर क्या कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं एक सर्वर का अच्छे तरीके से। सर्वर के कुछ फीचर्स हैं वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सटेंसिबिलिटी, मोर सीपीयू परफॉर्मेंस, हाई परफॉर्मेंस आईओज, अपग्रेड ऑप्शन, रैक माउंटेबल, नो साइड एक्सेस नीड्स, हाई अवेलेबिलिटी ऑप्शन, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मैनेजमेंट ऑप्शंस। अब उन तमाम फीचर्स को हम एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। सर्वर्स एक्सटेंसिबल होते हैं कैसे? देखिए, जब भी सर्वर इंस्टॉल किया जाता है या सर्वर परचेज़ करते हैं तो उस सर्वर में कुछ एक्स्ट्रा स्पेस भी मौजूद होती है। एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब ये होता है वो स्केलेबल होते हैं कि हम उसी ही सर्वर के अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका लैपटॉप है, आप लैपटॉप में आपकी 2 GB रैम लगी हुई है, या आप डेस्कटॉप कंप्यूटर्स काफ़ी सारे बच्चों के घर में होगा, तो उसमें पोर्ट्स तो ऑलरेडी होती हैं, ठीक हो गया, ऑलरेडी उनके जो है ना स्लॉट्स होती हैं वहाँ पर। आपके 2 GB रैम लगी हुई है, आपने उसे 4 करनी है, तो आपके पास अगर स्लॉट्स और मौजूद हैं तो आप उसकी सिस्टम रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप वहीं पे ही क्या करेंगे, उन 2 GB रैम और लगा लेंगे। तो इसका मतलब वो क्या हो गया, एक्सटेंसिबिलिटी उसकी ये है।
सर्वर्स जो होते हैं वो एक्सटेंसिबल होते हैं। आप उसके अंदर हार्ड डिस्क बढ़ा सकते हैं, हार्ड ड्राइव बढ़ा सकते हैं, स्टोरेज बढ़ा सकते हैं। ज़्यादा स्लॉट्स होती हैं कार्ड्स और सीपीयू के लिए, इंजीनियर्ड विद हाई थ्रूपुट कनेक्टर्स दैट एनेबल यूज़ ऑफ स्पेशलाइज्ड पेरिफेरल्स। उसके जो कनेक्टर्स होते हैं उनकी जो थ्रूपुट होती है वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हम ख़ास किस्म के पेरिफेरल डिवाइसेस को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, और फास्ट पेरिफेरल डिवाइसेस हम यूज़ कर सकते हैं। वेंडर्स यूजुअली प्रोवाइड एडवांस हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन, और जो वेंडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन भी देते हैं और एडवांस टाइप की। नेक्स्ट, मोर सीपीयू परफॉर्मेंस। सर्वर्स की जो सीपीयू की परफॉर्मेंस होती है वो ज़्यादा होती है, और आपके पास ऑप्शन होता है सर्वर में कि अगर आप उसमें सीपीयू बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। सीपीयूज़ प्राइस के लिहाज से डिफरेंट, स्पीड के लिहाज से डिफरेंट प्राइसेस में होते हैं। जिस सीपीयू की स्पीड फास्ट होगी डेफिनेटली उसकी जो प्राइस होगी वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हमारी कोशिश होती है कि सर्वर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छा सीपीयू जो है ना वो लगाया जाए, लेकिन आपके सर्वर की स्पीड सिर्फ और सिर्फ वही परफॉर्मेंस नहीं बता सकती, क्योंकि आपके पास जो भी टास्क सर्वर पे आते हैं वो दो तरह के होते हैं, या तो वो आईओ बाउंड होते हैं, इनपुट आउटपुट बाउंड, या वो सीपीयू बाउंड होते हैं। अब बात आती है कि आईओ बाउंड्स कौन से होते हैं और सीपीयू बाउंड कौन से होते हैं। ऐसे प्रोसेस, ऐसे टास्क या ऐसी जॉब्स जिनको कंप्लीट होने के लिए सिर्फ और सिर्फ सीपीयू ही चाहिए तो वो होते हैं सीपीयू बाउंड, और जिनको कंप्लीट होने के लिए सीपीयू के साथ साथ इनपुट आउटपुट की भी ज़रूरत पड़ती है और उनका टाइम जो है वो ज़्यादातर इनपुट आउटपुट पे ही लग जाता है, तो ऐसे होते हैं आईओ बाउंड्स। देखिए, इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस अगर एक आया है और यूज़र ने इनपुट उसे या आउटपुट जो है वो थोड़ी लेट दी, तो इसका मतलब ज़्यादातर टाइम वहाँ पर वेस्ट हो गया, तो हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर जो डिले हो रहा है वो यूज़र की तरफ से हो रहा है कि वो इनपुट नहीं दे रहा सही और टाइम पे नहीं दे रहा, और सीपीयू यहाँ पर जो है फिर हम कह सकते हैं कि उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई सीपीयू या आपका जो सिस्टम है वो परफॉर्मेंस उसकी सीपीयू की वजह से ख़राब हो रही है, ऐसा नहीं होता। सर्वर ऑफन हैव मल्टीपल सीपीयूज़ एंड एडवांस हार्डवेयर फीचर्स। सर्वर के बहुत सारे क्या होते हैं, सीपीयूज़ होते हैं, और हार्डवेयर फीचर्स भी क्या होते हैं, उसके एडवांस होते हैं। सीपीयू में बी अवेलेबल इन वेरियस स्पीड्स, ईच लीनियरली प्राइस विद द रिस्पेक्ट टू स्पीड, और हर एक की जो प्राइस होती है वो उसकी स्पीड के लिहाज से होती है, और डिफरेंट जो है ना वो सीपीयूज़ अवेलेबल हैं स्पीड के लिहाज से। बिकॉज अ सर्वर इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट लॉन्गर, इट इज़ ऑफन रीज़नेबल टू गेट अ फास्टर सीपीयू। हमारी कोशिश होगी कि हम फास्टर सीपीयू यूज़ करें। Note that CPU speed on a server does not always determine performance because many applications are IO bound, not CPU bound. It means कि CPU की जो स्पीड है सर्वर पे वो क्या होती है कि हर वक्त उसकी परफॉर्मेंस नहीं डिटरमिन कर सकती सर्वर की, बिकॉज मैनी एप्लीकेशंस आर IO बाउंड्स नॉट CPU बाउंड। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि सर्वर की स्पीड सिर्फ और सिर्फ सीपीयू पे डिपेंड करती है। अगर सर्वर की जो परफॉर्मेंस है, अगर सर्वर की परफॉर्मेंस स्लो है तो इसका ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सीपीयू नहीं हो सकता। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि जॉब जो प्रोसेस आया वो किस टाइप का है। हाई परफॉर्मेंस आईओस जो हम सिंपल अपने क्लाइंट्स में यूज़ करते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, वो एक तो स्लोअर काफ़ी होती हैं, ठीक हो गया, और दूसरा वो जो
एक क्लाइंट होता है, क्लाइंट कंप्यूटर, या जो आपका कंप्यूटर होता है, जब आप किसी नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होते हैं तो आपने क्या करना होता है कि सिर्फ थोड़ी बहुत ही कमांड्स यूज़ करनी होती हैं। इनपुट भी आप कम थोड़ी ये देते हैं, आउटपुट भी आपको उतनी ही मिलती है जितनी आपने इनपुट दी थी। लेकिन जो सर्वर होता है वो बहुत सारे क्लाइंट्स को डील कर रहा होता है एक टाइम में, तो उसको आपके सिस्टम से भी इनपुट जाएगी, बाकी सिस्टम्स जो बाकी क्लाइंट्स होंगे उस वक्त उसके साथ कनेक्टेड, वहाँ से भी उसको इनपुट आएगी। तो डेफिनेटली यहाँ पर इस चीज़ का ख्याल करना होगा कि हमें जो डिवाइसेस यहाँ यूज़ करनी हैं वो हाई परफॉर्मेंस आईओ डिवाइसेस यूज़ करनी है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, ताकि ऑन टाइम हम यूज़र को रिज़ल्ट दे सकें और सर्वर जो है जितना जल्दी रिज़ल्ट देगा उतना वो उसकी जो परफॉर्मेंस होगी वो बेटर होगी। सर्वर यूजुअली डू मोर आईओ दैन क्लाइंट्स, यही बात होगी कि क्लाइंट से ज़्यादा वो इनपुट आउटपुट परफॉर्म करता है। द क्वांटिटी ऑफ आईओ इज़ ऑफन प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ क्लाइंट्स, जितना नंबर ऑफ क्लाइंट्स ज़्यादा होंगे और आईओ जो होगी वो क्या होगी, इनपुट आउटपुट जो होगी वो ज़्यादा होगी, विच जस्टिफाई द फास्टर आईओ सब सिस्टम। और यहाँ पर हमें ज़रूरत होती है कि हमें एक फास्टर सब सिस्टम इनपुट आउटपुट का चाहिए होता है। दैट माइट मीन SCSI और FCAL डिस्क ड्राइव्स इंस्टेड ऑफ IDE। हम IDE की बजाय ये जो हमारे पास SCSI या FCAL डिस्क हैं, डिस्क ड्राइव्स हैं, ये यूज़ करते हैं। ये फास्टर होती हैं बनिस्बत IDE के। हायर स्पीड इंटरनल बसेस, और हमारे सर्वर के जो बोर्ड पे बसेस होंगी, जो कि आप जानते हैं कि डिफरेंट बसेस यूज़ होती हैं डाटा को एक जो कि मदरबोर्ड पे एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट डाटा ले जाती हैं, वो बसेस कहलाती हैं, ऐसे पाथ। तो वो जो उसके बसेस होंगी इंटरनल, उनकी स्पीड भी क्या हो, हायर स्पीड हो, और नेटवर्क इंटरफेसेस दैट आर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फास्टर दैन द क्लाइंट्स, और उनके इंटरफेसेस जो होंगे, जो जहाँ से वो कनेक्टेड होंगे नेटवर्क के साथ, वो भी क्या होंगे, फास्टर होंगे बनिस्बत सिंपल क्लाइंट के। अपग्रेड ऑप्शन, यहाँ पर आप अपने सिस्टम को रिप्लेस करने की बजाय अपग्रेड कर सकते हैं। सर्वर्स इस तरह डिज़ाइन किए जाते हैं, इस तरह इंजीनियर्ड किए जाते हैं, बनाए जाते हैं कि आपको उसको चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े, आप उसी को अपग्रेड करवा लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लैपटॉप लेने जाते हैं, आपने लिया i3 लैपटॉप, आपने साल उसे यूज़ किया, अब उसके बाद आप कहते हैं जी मुझे जो है i5 या i7 लेना है, i7 लैपटॉप लेना है, तो मैं अब क्या करूं? आप क्या करें, आप जाएंगे सिंपल कि वो लैपटॉप सेल कर देंगे और दूसरा लैपटॉप ले लेंगे। इट मीन्स कि आपने उसे रिप्लेस कर दिया। सर्वर के केस में ऐसा ज़रूरी नहीं होता। आपने एक सर्वर परचेज़ किया, अब आप उसे अगर उसकी स्पेसिफिकेशंस बढ़ाना चाहते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, तो आप सिंपली उसे क्या कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। आपको उसको सेल करके न्यू सर्वर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये है कि जब लेना हो तो उस वक्त इस चीज़ का ख्याल करना है कि आपकी मैक्सिमम रेंज कितनी हो सकती है। तो उनको इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि उनकी ग्रोथ हो सके, उनके अंदर चीज़ों को ऐड किया जा सके, ना कि हमें उसको सेल करना पड़े और न्यू चीज़ें लेनी पड़े। सर्वर्स are often upgraded rather than simply replaced. They are designed for growth. Servers generally have the ability to add CPUs. ये वही बात आ गई ना कि to add CPUs or replace individual CPUs with the faster ones. अगर आपके पास वही बात होगी कि आपके पास सपोज करें आपका सिस्टम है और सिस्टम पे आपके 2 GB रैम लगी हुई है और फर्दर उसके ऊपर क्या है जी, 2 पोर्ट्स थी और 1-1 GB दोनों पे लगी हुई है रैम। अब आपने उसको 4 GB करना चाहा। पहली तो बात ये है कि जी वो आपका जो मदरबोर्ड है सिस्टम का वो उसको सपोर्ट करता हो, उस 2 GB रैम को। अच्छा, उसके बाद आप क्या करेंगे कि वो 1 GB वाली रैम निकाल के आप 2 रैम 2 GB वाली ले लेंगे। तो इस तरह दोनों जो स्लॉट्स हैं उसके अंदर लगाने से आपकी टोटल रैम क्या हो जाएगी, वो 4 GB। अब यहाँ पर भी आपको सिस्टम रिप्लेस नहीं करना पड़ा, आपने क्या किया है, आपने उसे उसके कंपोनेंट को रिप्लेस कर दिया है। तो इसी तरह आप CPU को भी रिप्लेस कर सकते हैं सिस्टम जो कि आपके सर्वर्स होते हैं सर्वर्स पे, और इनकी जो कैपेसिटी होती है वो भी क्या होती है, बनिस्बत क्लाइंट के ज़्यादा होती है। यानी कि अब वो
2 GB वाली जो रैम है आपकी, वो आप उसे 8 GB नहीं कर सकते, बिकॉज उसके मदरबोर्ड के जो होगे ना वो उससे सपोर्ट नहीं करेगा। टिपिकली सर्वर CPUs reside on separate cards within the chassis are replaced in removable sockets on the system board for a case of replacement। तो जब आप उसे रिमूव करने लगेंगे CPU को, तो उसका आर्किटेक्चर इस तरह होगा कि या तो वो किसी जो है ना सॉकेट में होगा, आप उसे वहाँ से निकालेंगे और दूसरा CPU क्या करेंगे वहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, लगा देंगे। रैक माउंटेबल, रैक माउंटेबल का मतलब क्या है, इसके जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो एक रैक की तरह होते हैं, एक अलमारी की तरह होते हैं, और उसके ऊपर जो है ना वो सारे कंपोनेंट्स हम क्या करते जाते हैं, अरेंज करके रखते जाते हैं। जो नॉन रैकेबल सर्वर्स होते हैं कैन बी पुट ऑन शेल्व्स इन रैक्स, डूइंग सो वेस्ट स्पेस एंड इनकन्वीनियंट। अगर वो नॉन रैकेबल होंगे तो वहाँ पर हमारे लिए मसला हो जाएगा कि हम उन्हें जो है ना सही से अरेंज नहीं कर सकेंगे और वो ज़्यादा स्पेस लेंगे बनिस्बत उनके जो कि रैकेबल होंगे। जो रैकेबल होंगे, रैक माउंटेबल होंगे, वो रैक माउंटेबल का मतलब है कि आप उसे उस रैक में अरेंज करके रख सकते हैं, उनकी जो अरेंजमेंट होती है उसके अंदर वो फिट आती है। Whereas desktop hardware may have a pretty model plastic case in the shape of gumdrop. A server should be rectangular and designed for efficient space utilization in the rack. सर्वर जो होगा वो रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और मोस्टली जो है ना वो ऐसा होना चाहिए, और इस तरह डिज़ाइन हो कि स्पेस को यूटिलाइज कर सकें, एफिशिएंट स्पेस, एक्स्ट्रा स्पेस वो ना ले। More importantly, the server should be engineered for cooling and ventilation in a rack mountable setting। और जो सर्वर रैक माउंटेबल होते हैं उनकी सेटिंग इस तरह से होती है कि वो उनका जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल रहता है, और उनका सिस्टम जो कूलिंग सिस्टम और वेंटिलेशन सिस्टम होता है रैक माउंटेबल सर्वर्स का, वो भी क्या होता है, एक बेहतरीन तरीके से इंजीनियर होता है। हाई अवेलेबिलिटी ऑप्शन, मैनी सर्वर्स इंक्लूड वेरियस हाई अवेलेबिलिटी ऑप्शन का मतलब ये होगा कि उनकी जो अवेलेबिलिटी होगी वो तकरीबन ईच एंड एवरी टाइम होगी। आप जब मर्ज़ी गूगल के सर्वर पे सर्च करें वो आपको रिस्पॉन्स देते हैं। तो जिस तरह के डुअल पावर सप्लाईज, उनका सिस्टम जो है, यानी कि ऐसा आपके पास सिस्टम होगा कि उसकी जो पावर सप्लाईज होंगी वो डुअल होंगी, एक से ज़्यादा होंगी, 2 होंगी, ताकि एक अगर ख़राब हो जाए तो वो सिस्टम आपका सर्वर बंद नहीं होना जाना चाहिए, उसको दूसरे पावर सप्लाई से पावर मिलती रहे। रेड, जिसके अंदर जो है ना रेड, ये एक टेक्निक होती है जो कि यूज़ होती है सिस्टम के आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, कि आप मल्टीपल हार्ड डिस्क के अंदर डाटा क्या करते हैं, कॉपी करके रखते हैं। मल्टीपल सर्वर्स होते हैं जिनमें डाटा पड़ा होता है आपका। अगर एक सर्वर क्या हो गया है, डाउन हो गया है, तो वो दूसरे से आपको रिस्पॉन्स करते हैं। मल्टीपल नेटवर्क कनेक्शंस, हार्ड स्वैप कंपोनेंट। हार्ड स्वैप कंपोनेंट में क्या होता है कि आपका सिस्टम चल रहा है और चलने के दौरान उसे शट डाउन करने की ज़रूरत ना पड़े और आप उसका कोई कंपोनेंट जो है ना वो क्या कर सकें, स्वैप कर सकें। फॉर एग्जांपल हार्ड ड्राइव अगर ख़राब हो गई है तो विदाउट इंटरप्शन, बगैर उस सिस्टम को बंद किए, आप दूसरी हार्डवेयर डिवाइस लगाएं, दूसरी जो है ना हार्ड ड्राइव लगाएं, और वो उसको फ़ौरन ही क्या कर सके, फिर एक्सेप्ट कर सके। ये होता है हार्ड स्वैप कंपोनेंट्स। ये भी उसकी अवेलेबिलिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। थैंक यू सो मच। आज के लेक्चर में इतना ही, इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।